एक सन्नाटे भरी रात, करीब 12:55 का वक्त रहा होगा। एक महिला चुपके से अपने घर का दरवाजा खोलती है, गली में झांकती है और अपने प्रेमी को इशारा करती है। फिर वह अपने पति की लाश को मोटरसाइकिल पर लादकर अंधेरे में गायब हो जाती है। यह दिल दहलाने वाली सच्चाई एक क्रूर हत्याकांड को उजागर करती है। एक पत्नी जिसने अपने ही जीवनसाथी का बेरहमी से कत्ल किया और एक प्रेमी जिसने उसका साथ दिया। आखिर क्या है इस खौफनाक साजिश का राज? क्यों रवीना ने अपने पति को मौत के घाट उतारा? जानिए इस कहानी में, जहां धोखा, प्यार और अपराध की गहरी चाल छिपी है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की क्राइम स्टोरी लाता रहता हूं। और आपको ऐसा करने में सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। इससे मुझे काफी मदद हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। यह दिल दहला देने वाली वारदात हरियाणा के भिवानी की है। भिवानी में एक साधारण सा परिवार रहता था। 3 लोग रहते थे, प्रवीण, उनकी पत्नी रवीना और उनका 6 साल का मासूम बेटा मुकुल। अगर उम्र की बात करें तो रवीना 32 साल की थी, प्रवीण 35 साल का। इनकी शादी को कई साल बीत चुके थे और मुकुल उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी था। लेकिन रवीना की दुनिया में कुछ और ही चल रहा था। उसकी तस्वीरों पर गौर करें तो आपको समझ आएगा कि उसे शॉर्ट वीडियो बनाने का जुनून था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तरह तरह के वीडियो डालना, बेढंगे कपड़े पहनकर नाचना गाना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे रवीना का ध्यान अपने परिवार से हटने लगा। वह घर और बेटे की परवरिश को भूल चुकी थी। प्रवीण का दिल टूटता था जब वह अपनी पत्नी को इस राह पर देखता। वह उसे टोकता, प्यार से समझाता, रवीना, घर का माहौल देखो। मुकुल बड़ा हो रहा है, उसकी परवरिश पर ध्यान दो। ये शॉर्ट वीडियो बनाना छोड़ो। अगर बनाती भी हो तो कम से कम अपने परिवार के लिए समय निकालो। लेकिन रवीना के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। उसकी दुनिया अब सिर्फ उसकी मर्जी तक सिमट चुकी थी। इसी बीच रवीना की मुलाकात होती है सुरेश नाम के एक लड़के से, जो सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियो बनाया करता था। वह एक यूट्यूबर भी था। दोनों की बातचीत इंस्टाग्राम पर शुरू हुई। सुरेश उसकी तारीफों के पुल बांधता, रवीना, तुम बहुत सुंदर हो। उसकी ये बातें रवीना के दिल को छू गईं। उनकी बातचीत धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। सुरेश अब रवीना के घर आने लगा। घर में जब ये दोनों अकेले होते तो उनके बीच नाजायज संबंध बनने लगे। उनका रिश्ता अब पति पत्नी जैसा हो गया था। लेकिन एक दिन प्रवीण को इस गंदे सच का पता चल गया और उसका दिल टूट गया। वह अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, अपने परिवार को बचाने की जद्दोजहद करता है। लेकिन रवीना अब उस मोड़ पर थी जहां उसे सिर्फ अपनी मर्जी प्यारी थी। उसे सुरेश का साथ, उसकी तारीफें और उसकी आज़ादी भाने लगी थी। प्रवीण बार बार समझाता, रवीना, मुकुल की परवरिश का ख्याल करो। तुम्हारी इस दोस्ती से हमारा परिवार बिखर जाएगा। अगर तुम सुरेश को पसंद करती हो तो खुलकर बताओ। ये छुप छुप कर हरकतें हमारे घर का नाम खराब करेंगी। लेकिन रवीना उसकी बातों को अनसुना कर देती। वह प्रवीण से झगड़ने लगती, उसकी हर सलाह को ठुकरा देती। फिर आया वह काला दिन, 25 मार्च 2025। रवीना उस दिन सुरेश को घर बुलाती है और दोनों फिर वही गलत काम शुरू कर देते हैं। लेकिन उस दिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रवीण जल्दी घर लौट आता है। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, उसकी आंखों के सामने एक दिल दहला देने वाला मंजर था। रवीना और सुरेश बिस्तर पर आपत्तिजनक हालत में थे। प्रवीण का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसका दिल टूट चुका था और उसका घर बिखरने की कगार पर था। प्रवीण का गुस्सा अब हद पार कर चुका था। वह रवीना से तीखी बहस करता है और गुस्से में आकर सुरेश के साथ मारपीट पर उतर आता है। उसका दिल टूट चुका है, उसका परिवार बिखरने की कगार पर है। लेकिन इस झगड़े ने रवीना के भीतर एक खतरनाक आग भड़का दी। जब बातें असहनीय हो जाती हैं, जब सारी हदें टूट जाती हैं, रवीना का गुस्सा आसमान छूने लगता है। वह तेज कदमों से दूसरे कमरे में जाती है, अपनी चुन्नी उठाती है और एक ठंडे, क्रूर इरादे के साथ अपने ही पति प्रवीण का गला घोंटना शुरू कर देती है। उसके चेहरे पर न तो कोई शिकन है, न कोई डर।
न उसका दिल अपने पति के लिए धड़कता है, न ही अपने मासूम बेटे का ख्याल उसे रोक पाता है। वह यह भी नहीं सोचती कि वह अपने ही जीवनसाथी का कत्ल कर रही है, अपने बच्चे के पिता को छीन रही है। बस एक अंधी क्रूरता में डूबी वह प्रवीण का गला और कसती जाती है। प्रवीण छटपटाता है, अपनी जिंदगी के लिए आखिरी सांसों से जूझता है। वह जमीन पर गिर पड़ता है और कुछ ही पलों में उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। लेकिन इस भयावह कृत्य के बाद भी रवीना और उसका प्रेमी सुरेश अपने पापों पर पर्दा डालने की बजाय और गहराई में डूब जाते हैं। लाश उनके सामने पड़ी है, फिर भी वे अपनी हवस को नहीं रोकते। वे फिर से नाजायज संबंध बनाते हैं, मानो प्रवीण की मौत उनके लिए कोई मायने ही न रखती हो। फिर जब उनका दिमाग ठंडा होता है, वे सोचते हैं कि अब इस लाश का क्या करें। दोनों मिलकर एक खौफनाक योजना बनाते हैं। अभी हमने कत्ल कर दिया है, रवीना कहती है, रात का इंतजार करें। जब सन्नाटा छा जाए तब इसे कहीं फेंक आएंगे। रात गहराने लगती है। जैसे ही घड़ी 12 बजती है, रवीना बार बार घर के बाहर झांकती है। वह गली की हर हलचल पर नजर रखती है, यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी उनकी इस काली करतूत का गवाह न बने। जब उसे यकीन हो जाता है कि गली में सन्नाटा पसरा है, तब वह और सुरेश मिलकर प्रवीण की लाश को खींचकर बाहर लाते हैं। वे उसे किसी तरह मोटरसाइकिल पर बिठाते हैं। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में यह वक्त करीब 12:55 का है, यानी रात 1 बजे के आसपास। सुरेश मोटरसाइकिल चलाता है, जबकि रवीना मुंह ढककर पीछे बैठी है। उनके बीच प्रवीण की बेजान लाश लटक रही है। वे इस लाश को सीधे एक नाले के पास ले जाते हैं और उसे वहां फेंक देते हैं, मानो प्रवीण की जिंदगी का कोई वजूद ही न हो। यह सारी वारदात 25 मार्च को होती है और 25 और 26 की दरमियानी रात को वे लाश को ठिकाने लगाते हैं। अगली सुबह 26 तारीख को जब प्रवीण कहीं दिखाई नहीं देता, तो घरवाले चिंतित होकर रवीना से पूछते हैं। वह बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहती है, पता नहीं, रात में वह लौटे ही नहीं। मुझे नहीं मालूम वे कहाँ चले गए। मैं तो खुद परेशान हूँ। वह परिवार के सामने आंसुओं का ढोंग रचती है, मानो उसे अपने पति की सबसे ज्यादा फिक्र हो। 26 बीत जाता है और 27 तारीख आती है। अब रवीना का नाटक और गहरा हो जाता है। वह जोर जोर से रोती है, छाती पीटती है और परिवार से कहती है, चलो पुलिस थाने चलते हैं। मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा वे कहाँ हैं। उसका यह अभिनय इतना सच्चा लगता है कि हर कोई सोचता है कि वह अपने पति के लिए मर कर जी रही है। पुलिस थाने पहुंचकर वह रिपोर्ट दर्ज करवाती है। वह कहती है, मेरे पति 25 तारीख से लापता हैं। कृपया किसी भी तरह उन्हें ढूंढ निकालिए। वह इतनी चालाकी से पुलिस को मूर्ख बनाती है कि कोई उस पर शक भी नहीं करता। लेकिन वह यह भूल जाती है कि सीसीटीवी कैमरे की आंखें उसकी हर करतूत को कैद कर चुकी हैं। पुलिस शुरू में सीसीटीवी फुटेज की जांच नहीं करती। उन्हें लगता है कि प्रवीण बस गुमशुदा है, क्योंकि रवीना ने यही कहानी गढ़ी है कि वह 25 तारीख को घर लौटा ही नहीं। पुलिस उसकी तलाश में जुट जाती है। हर जगह उसकी गुमशुदगी के पोस्टर लगाए जाते हैं। तहकीकात शुरू होती है। लेकिन 28 मार्च को एक नाले में एक लाश तैरती हुई मिलती है। आसपास के लोग इसे देखकर पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और लाश को बाहर निकालती है। उन्हें शक होता है कि यह वही व्यक्ति हो सकता है जो गुमशुदा बताया गया है। परिवार को बुलाकर शिनाख्त कराई जाती है। जैसे ही रवीना वहां पहुंचती है, वह चीखने चिल्लाने लगती है। वह प्रवीण की लाश के पास लिपटने की कोशिश करती है, उसे छूने की कोशिश करती है और जोर जोर से रोते हुए कहती है, कृपया आप उठ जाइए। मैं आपके बिना नहीं जी सकती। आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए। उसका यह नाटक इतना गहरा था कि आसपास खड़े लोग और पुलिस भी सोचने लगते हैं कि वह अपने पति से कितना प्यार करती थी। लेकिन लाश मिलने के बाद पुलिस की जांच का रुख बदल जाता है। वे परिवार से पूछताछ शुरू करते हैं। प्रवीण को आखिरी बार कब देखा गया, वह कब घर से निकला। कई सारी जानकारियां जुटाई जाती हैं। फिर पुलिस कैमरे के फुटेज की जांच शुरू करती है। जिस नाले में लाश मिली, उसके आसपास के फुटेज से लेकर प्रवीण के घर तक के सारे फुटेज जमा किए जाते हैं।
प्रवीण के घर से लेकर उस नाले तक जितने भी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज मिलते हैं, पुलिस उन्हें एक एक करके जमा करती है। और जब ये फुटेज खंगाले जाते हैं तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं। सच्चाई उनके सामने नंगे सच की तरह खड़ी थी। उन तस्वीरों में साफ दिखता है कि नाले के पास जब लाश को फेंका जा रहा था या उसे वहां ले जाया गया, जैसा भी हो, एक मोटरसाइकिल पर एक पुरुष बैठा है और पीछे एक महिला। पुलिस जब इन फुटेज को और गौर से देखती है, छवियों को और स्पष्ट करती है, तो एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। पीछे बैठी महिला कोई और नहीं बल्कि रवीना, प्रवीण की पत्नी है। पुलिस को रवीना की पहचान तो हो जाती है, लेकिन सवाल उठता है कि सामने मोटरसाइकिल चला रहा वह पुरुष कौन है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए पुलिस रवीना को तलब करती है। उससे सख्ती से पूछताछ शुरू होती है। पहले तो रवीना टाल मटोल करती है, अपनी चालाकी से बात को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उसका रास्ता रोक देती है। वे उसे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज दिखाते हैं और कहते हैं, रवीना जी, यह आपके घर के बाहर का फुटेज है। इसमें साफ दिख रहा है कि रात करीब 1 बजे आप अपने पति की लाश को ले जा रही हैं। यह तो साबित हो गया कि आप इस कत्ल में शामिल हैं। अब सच बोलिए, वह पुरुष कौन है जो मोटरसाइकिल चला रहा था? यह सुनकर रवीना का चेहरा फीका पड़ता है। उसका सारा ढोंग, सारी चालाकी पल भर में धूल में मिल जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। आखिरकार वह टूट जाती है और पुलिस को अपने प्रेमी सुरेश का नाम बता देती है। पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ती। वे पक्का करने के लिए रवीना और सुरेश की फोन बातचीत की जानकारी निकालती है। एक नंबर सामने आता है सुरेश का। इसके बाद पुलिस तेजी से कार्रवाई करती है। रवीना और सुरेश दोनों को हिरासत में ले लिया जाता है। गहन पूछताछ में सारी सच्चाई उजागर हो जाती है। पुलिस के सामने एक दिल दहला देने वाली कहानी खुलती है। एक पत्नी ने अपने ही पति का बेरहमी से कत्ल किया। फिर अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने मोटरसाइकिल पर लाश को एक नाले में फेंक दिया। और इसके बाद उसने न सिर्फ अपने परिवार को बल्कि पूरे समाज को और यहां तक कि पुलिस को भी अपने आंसुओं के झूठे नाटक से मूर्ख बनाया। अब इस मामले में दोनों अपराधी रवीना और सुरेश पुलिस की हिरासत में हैं। प्रवीण का परिवार सदमे और दर्द में डूबा हुआ है, लेकिन वे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वे कहते हैं, रवीना, जिसने अपने ही पति को इतनी बेरहमी से मारा, उसे जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और उसके प्रेमी सुरेश को भी इस अपराध की सजा भुगतनी होगी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। यह एक ऐसी सच्चाई है जो हमें रिश्तों में विश्वास, ईमानदारी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के महत्व को समझाती है। रवीना और प्रवीण की कहानी हमें सिखाती है कि धोखा और गलत रास्तों का अंजाम कितना भयावह हो सकता है। मेरा उद्देश्य है कि हम सब अपने परिवार, अपने मूल्यों और सही गलत के बीच फर्क को समझें, ताकि ऐसी त्रासदी से बचा जा सके।